चलिए, तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की बात शुरू करते हैं। तो निशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच शाम के लेक्चर में सीडीपी का थोड़ा भाग रह गया था, चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट थोड़ा सा रह गया था, जिसमें कोहलबर्ग का नैतिक विकास का क्षेत्र जो सुबह में चल रहा था, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया है, जो उसकी आलोचना है। मतलब कोहलबर्ग की नैतिक विकास के क्षेत्र के सिद्धांत में उन्होंने क्या छोड़ दिया हुआ था, उनकी आलोचना, और साथ साथ में उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगे खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद। तो शुरू करते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो पियाजे को फॉलो करके जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया, उसमें क्या क्या आलोचना उनकी है, उनकी आलोचनाएं कैसी हैं, उन आलोचनाओं को समझेंगे। साथ साथ में इस वीडियो में या इस सेशन में हम ये समझेंगे कि इस सिद्धांत का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, तथा पियाजे और कोहलबर्ग में क्या थोड़ा बेसिक अंतर क्या रह गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हैं, बिल्कुल शुरू करेंगे जल्दी से। हाँ, तो जो लोग आते जा रहे हैं उनको आप ऐड करते जाइएगा। चले तो शुरू करेंगे हम सीधे। सबसे पहले जो है वह एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से बात करेंगे। हमने बात कर ली हुई है, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बताया हुआ था कि पियाजे में कुल जो है उनके मैंने 3 चरणों की यहाँ पे चर्चा करी हुई थी। तो 3 चरणों में से मैंने बताया था कि कहीं पे उसको 2 चरण ही कहा जाता है, कहीं कहीं पे उसको 2 चरण ही कहा जाता है, जिसमें मैंने कहा था कि मोरल रियलिज्म और मोरल इक्वालिटी तथा मोरल रिलेटिविज्म, ये 3 मैंने बताए हुए थे। साथ साथ में जो है मैंने वापस मैंने चर्चा करी हुई थी कि जो कोहलबर्ग की जो थियरी है, कोहलबर्ग की थियरी जो तीन रूपों में बताई गई, तो एक था प्री कन्वेंशनल, फिर जो है कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में के 2 पार्ट उन्होंने बताया, उसके 2 भाग, तो 2 भाग में उन्होंने कहा कि जो है वो ऑर्डर और पनिशमेंट के रूप में उन्होंने बात करी। फिर दूसरी बात जो है उसमें दूसरा जो उन्होंने बताया तो वो स्टेज ऑफ ईगो बताया। फिर जो तीसरी वाली स्टेज, जो मतलब दूसरा कन्वेंशनल स्टेज का जो तीसरा वाला पार्ट था, मतलब उसका जो पहला वाला यानी तीसरा वाला भाग को कहा कि स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। चौथे वाले भाग को कहा कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड फॉर सोशल सिस्टम। फिर जो तीसरा वाला स्टेज था प्री कन्वेंशनल स्टेज का, तो तीसरे वाले का जो 5वां भाग था, 5वें भाग का नाम दिया कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो 6वां वाला भाग था तीसरे का, यानी दूसरा जो 6वां भाग जिसका नाम दिया गया था, उसका नाम दिया गया था स्टेज ऑफ कॉन्शियस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बताया था। तो ऐसे कुल छह चरण जो है, 3 चरणों को 6 चरणों में डिवाइड किया कोहलबर्ग ने। अब इनके कोहलबर्ग की जो थियरी है उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा बहुत जल्दी से फटाफट जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके स्टेजों को यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो इनके शैक्षणिक निहितार्थ की चर्चा करेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कोहलबर्ग के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शैक्षणिक निहितार्थ क्या है उसको चर्चा करेंगे, यानी हमको समझना क्या है, ये शैक्षणिक निहितार्थ समझना है। अब शैक्षणिक निहितार्थ समझेंगे उससे पहले जो है हम स्टेजेस समझ लेते हैं। स्टेजेस समझ लेते हैं। स्टेजेस में यहां लिख देता हूं, स्टेज में इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं स्टेजेस और यहां पे उसकी सब स्टेजेस, यहां पे लिख देता हूं सब स्टेजेस। तो सबसे पहले मैं यहां स्टेजेस लिखता हूं, और फिर इसी में क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, यहां पे हम चर्चा करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी वही शैक्षणिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यहां पे चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टेज देख लेते हैं। स्टेज में कहा गया ये कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, पहले में कहा गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर उसके बाद कहा गया कि कन्वेंशनल स्टेज,
कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज को कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से आगे, इसको कहा गया। इसको जो उन्होंने कहा, इसको कहा उन्होंने प्री एडोलेसेंस, इसको कहा एडोलेसेंस और इसको कहा यंग एडल्टहुड। इसको उन्होंने कहा कि प्री एडोलेसेंस, इस वाली अवस्था को कहा इसने कोहलबर्ग ने कहा कि इसको ये प्री एडोलेसेंस है, यह एडोलेसेंस है और यह यंग एडल्टहुड है, यह यंग एडल्टहुड है। तो इस अवस्था में इन्होंने इसको अलग अलग तीन नामों में नाम दिया। अब यहाँ पे इसकी सब स्टेज बताई इन्होंने। सब स्टेज में क्या बताई, तो सब स्टेज की चर्चा कर लेते हैं। सब स्टेज में बताया, इसमें इसके दो रूप बताए, तो दोनों की चर्चा कर लेते हैं। एक को कहा कि क्या, एक को कहा ऑर्डर और पनिशमेंट, ऑर्डर एंड पनिशमेंट, ऑर्डर एंड पनिशमेंट कहा, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसको कहा स्टेज ऑफ ईगो, इसको कहा स्टेज ऑफ ईगो। मैं खाली वैसे लिखते जा रहा हूं, स्टेज ऑफ ईगो कहा। इसको कहा, इसमें भी दो भागे बताई इन्होंने, तो दो भाग इसमें बताया। तो इसमें कहा पहले में स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात करी, एप्रिसिएशन कहा। और फिर जो दूसरी बात कही कि रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। अब इसके में भी दो चर्चाएं करी। इसके में दो चर्चाएं क्या करी, तो इसके में दो चर्चाएं करी। कहा कि जो है जो इंटर हो रहा है उसको इंटर ले लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जो है लास्ट वाली की बात कही कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यानी इसमें क्या है, इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति जो है पूरा मेच्योर हो जाता है और पूरा समझदार हो जाता है। इसको सबसे बड़ी वाली अवस्था कहा, इसको सबसे बड़ी वाली अवस्था कहा, इसको जो है सबसे छोटी अवस्था कहा, इसको सबसे छोटी वाली अवस्था कहा और इसको सबसे बड़ी वाली अवस्था कहा। अब इसी के आधार पर जो है चलिए हम एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता कि बच्चा जो ऑर्डर और पनिशमेंट से बच्चा जो है अपने नैतिक विकास को करता है। तो अगर ऑर्डर और पनिशमेंट से बच्चा अपना नैतिक विकास करता है, तो जैसे ही वो 5 साल के बाद स्कूल में आया, 5 साल के स्कूल में आया, तो वहां पे क्या है, उसको जो कुछ भी सिखाया जाए, उसका जो शैक्षिक वातावरण है, उस शैक्षिक वातावरण में क्या किया जाए, नियम कानून कुछ बना दिए जाए, क्योंकि बच्चा नियम कानून से ही सीख रहा है, तो ऐसे ही शैक्षिक वातावरण में क्या किया जाए, नियम और कानून बना दिए जाए, शैक्षिक वातावरण में नियम कानून बना दिए जाए। शैक्षिक वातावरण के लिए नियम कानून बना दिए जाए। तो नियम कानून अगर बना दिए जाएंगे और उसी को फॉलो करवाए जाएंगे बच्चे से अगर उसी को फॉलो करवाए जाएंगे, तो बच्चे के अंदर में क्या है, मोरलिटी विकसित हो पाएगी, बच्चे के अंदर में नैतिकता विकसित हो पाएगी। तो ऐसे ही बच्चे के लिए समय सारणी हो, बच्चे के लिए जो है वह खेल कूद का आने का हो, जाने का हो, पढ़ने का हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आदर करना है, असेंबली में कब जाना है, असेंबली से कब आना है, लाइब्रेरी में कब जाना है, लाइब्रेरी से कब आना है, और अगर वह नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिला। तो ऐसे ही बच्चे को आदेश देना, आदेश कैसे देना, नियमों के आधार पे, कानून के आधार पे, विद्यालय के नियमों और कानून के आधार पे वहां पे बच्चे को आदेश देना, बच्चे ने आदेश पूरा नहीं किया तो उसको पनिशमेंट देना। जबकि यहीं पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दंड और पुरस्कार की बात करी थी। किसने, जो है पियाजे जी ने दंड और पुरस्कार की बात करी थी। ये दोनों अंतर आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ये शैक्षिक वातावरण के लिए इसका एजुकेशन इंप्लीकेशन क्या होता है कि शैक्षिक वातावरण में नियम और कानून बना दिए जाए। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ऑर्डर और पनिशमेंट को फॉलो करता है, तो ऑर्डर और पनिशमेंट के आधार पर नियम कानून बना दिए जाए, जिससे बच्चा उसका नैतिकता का विकास हो पाए। और नैतिकता का विकास हो पाए, साथ साथ में उसके अंदर में अगर कोई मोरल डायलेमा आता है, तो उस मोरल डायलेमा का भी सुधार यहाँ पे शैक्षिक वातावरण में हो सके। क्योंकि इनको बताया कि यहाँ पे बच्चे इस अवस्था में ऑर्डर और पनिशमेंट को फॉलो करते हैं, तो इसलिए ऑर्डर और पनिशमेंट बनाया जाए ताकि बच्चे उसको ज्यादा रूल और नियमों को एक्वायर कर सके। ये पहला बताया। फिर दूसरी बात बताया उन्होंने, ईगो में बात करी थी। ईगो वाले में जो मेन बात थी, यहाँ पे गिव एंड टेक, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट की भावना जहां पे बच्चे के अंदर में आती है, यहाँ पे बच्चे को ज्यादा ये सिखाना, ज्यादा ये रचनात्मक कौशल के लिए अवसर देना, क्या देना, तो मैं बताऊं आपको कि सकारात्मक और रचनात्मक कौशल का विकास कराना,
सकारात्मक और रचनात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक सीखने के माहौल, सकारात्मक और रचनात्मक सीखने के माहौल बनाना। जब हम सकारात्मक और रचनात्मक सीखने का माहौल बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चे के अंदर में जो ईगो है, बच्चे के अंदर में ईगो है, तो यहाँ पे कैसे करेगा, मान लीजिए एक यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है और एक बच्चा यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा माहौल तैयार करवाएंगे कि कहेंगे कि ये वाला बच्चा देखो कितना फास्ट जा रहा है, कितना ये आगे जा रहा है, ये कितना आगे जा रहा है, ये हर हर एक्टिविटी में, हर चीजों में आगे जा रहा है। तो बच्चा इसको देख करके यह भी अग्रसित होगा, यह भी जो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा कि हम भी ऐसा जाएंगे, हम भी जाएंगे और हमको भी, अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं तो अगर हमको भी उतना रिटर्न अगर मिलेगा, हमको भी अगर उतना रिटर्न मिलेगा तो हम भी ये काम करेंगे, क्योंकि ये भावना यहाँ दिखती है। साथ साथ में अप्रिसिएशन यहाँ भी आता है। ये वाली अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है गिव एंड टेक की बात करता है कि हमको जितना दिया जाए उतना हम लेंगे, तो बच्चे को उतना वातावरण दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर में गिव एंड टेक की भावना, टिट फॉर टैट की भावना है। तो टिट फॉर टैट की भावना में हम वातावरण ऐसा तैयार कर दे कि बच्चा जो है उसमें से जितना वातावरण में है उतना ले और दे दोनों। तो ऐसे यहाँ पे जो है सकारात्मक और रचनात्मक माहौल तैयार कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे एप्रिसिएशन वाली भी बात हो सकती है, बच्चे को ऐसे ही सकारात्मक रचनात्मक माहौल दे करके, रचनात्मक और सकारात्मक माहौल दे करके बच्चे को ऐसा कुछ माहौल बना दिया जाए, कि बच्चा जो है रिवॉर्ड की प्रशंसा करे, रिवॉर्ड को लेने की कोशिश करे, यानी वो एप्रिसिएशन लेने की कोशिश करे। कि हम यहाँ पे कहें कि जैसे बच्चा ये बच्चा जैसे आगे जा रहा है, ये बच्चा जैसे टॉप पे जा रहा है, तो ऐसे तुम भी जा सकते हो। तो तुमको भी अगर टॉप पे जाओगे तो तुमको भी फर्स्ट क्लास का मिलेगा, तुमको भी मेडल मिलेगा, तुमको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे सर्टिफिकेट देने की भावना, विद्यालय में कंपटीशन करवाने की भावना किस एप्रिसिएशन के माध्यम से करवाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे क्या है, एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो एप्रिसिएशन को किस रूप में दिया जाए, विद्यालय में जो माहौल बनाया जाए, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाया जाए, उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाए, बच्चों को मेडल दिया जाए, बच्चों को सबके सामने जो है वो सम्मानित किया जाए। तो सम्मानित करने से बच्चा एप्रिसिएशन जब प्राप्त करेगा तो उसके अंदर में मोरालिटी की भावना आएगी, वह इससे हेल्दी माहौल में कंपटीशन रखेगा और वो आगे जा पाएगा। तो ये जो है हम रचनात्मक और जो है वो सकारात्मक माहौल बच्चे के स्कूल के अंदर में क्रिएट करवा सकते हैं इन दोनों के माध्यम से। और क्या कर सकते हैं, वहां पे कुछ जो है ऐसे कुछ रूल्स वगैरह हम बना सकते हैं। रूल्स वगैरह बना देंगे तो बच्चे जो है क्या होंगे, उस रूल और उसको मानने लगेंगे। ये तो हम आगे बात करते हैं, पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। इसमें और क्या कर सकते हैं, तो विद्यालय में सर्टिफिकेट रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट के साथ साथ में मेडल और कुछ देने की व्यवस्था करी जाए। तो देने की व्यवस्था करने से बच्चे के अंदर में क्या होगा, सकारात्मक माहौल तैयार होगा, उस विद्यालय में सकारात्मक माहौल तैयार होगा। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। तो बच्चा यहाँ पे आप ये जानते हैं कि इस अवस्था में आते बच्चा जो है 10 से 13 साल की अवस्था में आते बच्चा जो है वहां की चीजों का, जो वहां के नियम कानून है, उन नियम कानून को मानने लगता है, बोलता है कि ये नियम है, इसी नियम के आधार पर चलना है। अगर हम नियम नहीं फॉलो करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, या ये सरकार ने नियम बनाया, जो पुराने समय से नियम बने आ रहे हैं, वो नियम जो है हमको फॉलो करना है। तो जब नियम फॉलो करना है तो ऐसे विद्यालय में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए जाए, वो कोड ऑफ कंडक्ट सबको फॉलो करने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बना दी जाए, यानी कुछ आचार संहिता बना दी जाए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है निर्माण कर दी जाए, बना दी जाए। अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे हम कह दें कि सभी को, जो कोई भी आएगा सभी को आप करके ही बुलाएगा, जब भी विद्यालय में कोई इंटर करेगा तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे कह के जाएंगे। और सभी को जो है वो सबके साथ मिलकर के सौहार्दपूर्ण से रहेंगे, जो नहीं करेगा उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे हम क्या, ये कोड ऑफ कंडक्ट, विद्यालय का कोड ऑफ कंडक्ट, घर का कोड ऑफ कंडक्ट, समाज का कोड ऑफ कंडक्ट वो हम बना सकते हैं। खेल में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो खेल में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना दी जाए, भाई जो है वो दूर मारेगा, या फिर जो टाइम पे नहीं आएगा या जो नहीं खेलेगा उसको बाहर कर दिया, उसको इंटर नहीं दिया जाएगा, या उसके लिए इतनी फाइन लगेगी, या उसको ये लगेगा। तो ऐसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम कानून जो है वो बना दिए जाए। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है वह रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसे एजुकेशन एप्लीकेशन में हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, अब यहाँ जानते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यानी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बच्चा यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ पे आप कोऑपरेटिव लर्निंग बना सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी, कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे नियम बना सकते हैं कि बच्चा क्या है, अपना नियम खुद बनाएगा। अपना नियम खुद, जब हम ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे तो वहां पे कुछ बनाएगा, कुछ बिगाड़ेगा, तो अपना नियम खुद बनाएगा। और कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा तो अपना नियम उसको बताएगा, उसके नियम को लेगा। तो ऐसे कुछ जो है, जो सकारात्मक रूप में है और जो नकारात्मक रूप में, दोनों बच्चा स्वीकार करेगा। तो ऐसे इसके आधार पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे स्कूल में क्या किया था, कोऑपरेटिव लर्निंग की व्यवस्था की जा सकती है, कोऑपरेटिव लर्निंग की तथा ग्रुप एक्टिविटी की व्यवस्था करी जा सकती है। किसके आधार पे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे। अगर बच्चे इस अवस्था तक आते हैं तो स्कूल में, विद्यालय में क्या ऐसे प्रकार की अगर व्यवस्था करी जाएगी तो बच्चे आपस में नियमों को बनाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, जहां पे जैसा उनको लगेगा वैसा वो करेंगे। तो ऐसे जब ग्रुप एक्टिविटी में आएगा तो उनके अंदर में इस भावना का भी विकास होगा। तो ये जो है ये कर सकते हैं। साथ साथ में अब यहाँ पे ये भी बताया गया था कि कुछ ऐसे जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध भी वहां पे बनाने रखने में क्लासरूम में, कि भाई जो कोई भी अगर मतलब जिसको समस्या है, वो समस्या जो है, उस समस्या का समाधान हम डेमोक्रेटिक रूप से कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान डेमोक्रेटिक रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे हम सामाजिक अनुबंध भी क्लासरूम में रख सकते हैं और उसमें भी मदद करवा सकते हैं। यानी कुछ और भी जो बच्चों को है उनको बताएं कि भाई आपके सामने जो भी है, बच्चे आपके सामने जहां भी डायलेमा आता है, उस डायलेमा को आपको, ऐसा नहीं कि नियम रिजिड है, ऐसा नहीं कि नियम रिजिड है, अगर आपको लगता है कि ये नियम जो है इसको बदलना चाहिए या आप तुरंत बदल सकते हो, तो आप वहां पे एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ये डेमोक्रेटिक है, आप कर सकते हो। तो ऐसी भावनाएं, यानी और सामाजिक अनुबंध भी बनाने में बच्चों को मदद करी जाए। सामाजिक अनुबंध बनाने और बिगाड़ने दोनों की, बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए बच्चों को सीख दिया जाए। बनाने और बिगाड़ने, और मतलब बनाने ही लीजिए, बनाने का अवसर दिया जाए। तो ऐसे अगर अवसर दिया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, वहां पे जो है वो कर सकेंगे। ऐसे ही अब यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यानी कि बच्चा यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लासरूम में यूनिवर्सल मतलब क्या था, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब कि एक बच्चे को देना, दूसरे बच्चे को न देना, ऐसा नहीं, सारे बच्चों को, सभी बच्चों को जो है वो ज्ञान देना, या सभी बच्चों को जो एक्टिविटी में शामिल करना, या सभी बच्चों के लिए एक समान नियम बनाना। तो सभी बच्चों के लिए एक समान नियम बनाने के लिए भी वहां पे मदद किया जा सकता है। ये इनके यूनिवर्सल प्रिंसिपल का नैतिक जो सिद्धांत है, उसके आधार पे हम सभी बच्चों को सीखने की गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे सभी बच्चों को सीखने की गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। सीखने की गतिविधि में शामिल कैसे कर सकते हैं, तो बच्चा जो है, यहाँ पे कोई भी बच्चा है, जो बच्चा चाहे वो फिजिकली इंपेयर्ड हो, चाहे वो कोई भी चैलेंजिंग व्यक्ति हो, चाहे वो डिप्राइव्ड हो, सारे बच्चों को, ऐसा नहीं कि उस बच्चे को नहीं आना है। तो ये इनके सिद्धांत में क्या कहता है कि सिद्धांत, ऐसे बच्चे जो है लगभग मेच्योर हो जाते हैं, तो ऐसे में सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना, तो इनके इस सिद्धांत से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमारे अगर विद्यालय में या वहां पे संस्थान में हम सबके लिए एक जैसा माहौल अगर बना देंगे, तो सारे बच्चे वहां पे सीखने लगेंगे और एक अच्छा नैतिकता का भाव बच्चों के अंदर में विकसित होगा। और जहां कहीं अगर नैतिक जो है वहां दुविधा बच्चे के अंदर पैदा होती है, उस नैतिक दुविधा का बच्चे के अंदर में वो तब तक डेवलप हो जाता है, तो बच्चा उस दुविधा को भी अपना सॉल्व कर सकता है और दूसरे बच्चों को भी मदद कर सकता है। तो ऐसे हम सीखने का माहौल पूरा का पूरा रेडी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 6 जो स्टेज हैं, इन 6 स्टेज के आधार पे ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन का प्रयोग हम कर सकते हैं विद्यालय में। इनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन के जरिए बच्चों का नैतिक विकास तथा अन्य सीखने के अवसर भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। तो ये जो है इसके आधार पे हमने ये बताया आपको। चलिए, अगर ये हो गया हो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ से बात करेंगे कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है। अगर ये हो गया हो तो आगे चले। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया सभी को कि ये इसके स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस। ये तीनों स्टेजेस की यहाँ पे उम्र मैंने लिखी हुई है और साथ साथ में इसके सब स्टेजेस थे। इस सब स्टेजेस के आधार पे आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन के ये नियम और कानून बना सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं यहां से दोनों के बीच में अंतर, पियाजे और कोहलबर्ग के बीच में अंतर क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पियाजे और कोहलबर्ग के बीच में अंतर क्या है उसकी चर्चा करते हैं।
तो एक तरफ हम लिखते हैं कोहलबर्ग और दूसरी तरफ लिखते हैं पियाजे। चलिए आ जाते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं कोहलबर्ग जी को, कोहलबर्ग, और दूसरी तरफ पियाजे। चलिए, तो पियाजे, अब यहाँ पे थोड़ी सी समानता देख लेते हैं और असमानता देख लेते हैं। समानता क्या है, इनके बीच में समानता क्या है, तो समानता पहले देख लेते हैं। समानता तो ये है कि नैतिक विकास में इन दोनों लोगों ने प्रौढ़ावस्था को शामिल नहीं किया था। दोनों लोगों ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत इन लोगों ने बनाया तो खाली बच्चों तक ही बनाया, बाल्यावस्था तक ही, मतलब किशोरावस्था तक ही बनाया, प्रौढ़ावस्था तक ये लोग लेके नहीं गए। इन्होंने भी, जो ये भी थे, ये भी क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे यंग एडल्टहुड तक ही लिया। यंग एडल्टहुड का मतलब क्या, कि वो भी किशोरावस्था तक में ही है, किशोरावस्था तक में ही है। तो इन्होंने, इन लोगों ने, दोनों लोगों ने प्रौढ़ावस्था की कोई चर्चा नहीं करी। तो ये दोनों लोग सेम ही थे। नैतिक विकास में प्रौढ़ावस्था को शामिल नहीं किया। यही सेम इन्होंने भी नहीं किया। यानी इन दोनों लोगों में क्या है, ये समानता है। ये समानता है कि नैतिक विकास में प्रौढ़ावस्था को ना तो इन्होंने शामिल किया और ना ही इन्होंने शामिल किया। तो ये दोनों लोगों में समानता है। वही असमानता क्या देखने को मिली, यानी डिफर क्या है, असमानता की बात देख लेते हैं। असमानता क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, असमानता क्या थी, तो असमानता जो है वो देखते हैं। असमानता में इनके में तीन अवस्थाएं देख इन्होंने चर्चा की, तीन अवस्थाओं को चर्चा करी। तीन अवस्थाओं और प्रत्येक के दो अवस्था, दो उप अवस्था बताया। तीन अवस्थाओं और प्रत्येक के दो उप अवस्थाओं की चर्चा करी। जबकि इन्होंने क्या करी, इन्होंने भी तीन अवस्थाएं बताई और चार उप अवस्थाएं कल मैंने बताया था। उप अवस्थाएं चार जो है वो उप अवस्थाएं बताए। तीन अवस्थाएं, तीन में कहीं दो देखने को मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने बताया हुआ था। तीन में एक दो तीन, मतलब एक को ये वाली कहते हैं, दूसरी को ये कहते हैं, तीसरी को कहते हैं। पहली वाली को क्या कहते हैं, तो मोरल रियलिज्म कहते हैं, मोरल रियलिज्म। और दूसरे को कहते हैं मोरल इक्वलिटी। और तीसरे को कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म। तो अब यहाँ पे ये वाली को कहीं लोग जो है उसको बंद कर देते हैं। ये कहते हैं ये क्या है, इसी में शामिल है, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, इसलिए खाली इसको और इसको लोग मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। तो कहीं दो का जिक्र होता है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैं जिस पुस्तक से पढ़ा रहा हूं उस पुस्तक में, जो मैं पुस्तक आपको बता रहा हूं उस पुस्तक में तीन बातों का वर्णन किया, इसलिए मैं तीन अवस्थाएं बता रहा हूं। तीन अवस्थाएं और उसकी चार उप अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। चलिए, तो ये हो गया। इसमें तीन अवस्थाएं और प्रत्येक की दो अवस्थाएं, यानी कुल 6 अवस्थाएं, और इसमें तीन अवस्थाएं और इसकी चार जो है उप अवस्थाएं बताई गई। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगली क्या असमानता है, अगली असमानता है इसमें, यहां कहा जा रहा है कि इन्होंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था को माना। इन्होंने शैशवावस्था से बाल्यावस्था क्या किशोरावस्था तक इन्होंने मतलब, हाँ नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को दोनों को एक ही माना। शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों को एक माना। यानी इन्होंने सीधे बात करी, कहां से, बाल्यावस्था से ही बात करी। तो बाल्यावस्था, इन्होंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों को एक ही माना। जबकि ये क्या है, ये सभी स्टेज को अलग अलग इन्होंने बताया, सभी स्टेज को अलग अलग बताया, तो ये हो गया। आगे की बात करते हैं। एक जो है अंतर ये देखने को मिला। अब यहाँ पे एक जो और मेजर अंतर था, इन्होंने जब बात करी इस अवस्था में दंड, पहली वाली अवस्था में दंड और यहाँ पे
आज्ञाकारिता को, दंड और आज्ञाकारिता को महत्व दिया। दंड और आज्ञाकारिता यानी ऑर्डर और पनिशमेंट, ऑर्डर और पनिशमेंट की यहां पे बात करी, दंड और आज्ञाकारिता को महत्व दिया। जबकि इसमें किसको महत्व दिया? तो इसमें जो है वह दंड और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार, पुरस्कार को महत्व दिया इन्होंने। दंड और पुरस्कार को महत्व दिया। कहां? जो 4 अवस्थाएं में बता रहा था उसमें दूसरी वाली अवस्था में, 4 अवस्था के दूसरी अवस्था में इन्होंने दंड और पुरस्कार की बात करी। बच्चों को दंड और पुरस्कार देंगे तो बच्चे के अंदर में मोरल जो है डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा और उसी हिसाब से उनका डायलेमा भी निर्मित होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या है? यहाँ पे परिवार और समाज के हित में को महत्व दिया। यहाँ पे परिवार, परिवार एवं समाज के हित में, के हित में नैतिक विकास, के हित में नैतिक विकास यानी क्या? वहां पे वह सोशल सपोर्ट, सोशल सिस्टम, सोशल सपोर्ट, सोशल सिस्टम और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सोशल सपोर्ट, सोशल सिस्टम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। यानी यहाँ क्या है? परिवार और समाज, समाज को लेके जाया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है? इस अवस्था में व्यक्तिगत रूप में है, व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत रूप में यहाँ पे महत्व दिया था कि हमें हमारा ही सब कुछ जो है विकास होगा। क्योंकि पियाजे जी कहते हैं वह शारीरिक रूप में खाली वो अपने आप को ही मानता है और उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह से ये इतनी क्या क्या है, ये इसके अलग अलग जो है इसके अंतर है, अलग अलग अंतर है इन दोनों में, पियाजे और ये कोहलबर्ग और पियाजे में ये इतने अंतर है। इन अंतर को आप समझ करके रखिएगा। अगर कभी प्रश्न आता है तो आप इनको बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर में एक बार वापस से बता देता हूं कि नैतिक विकास के क्षेत्र में प्रौढ़ावस्था को शामिल यहाँ पे भी नहीं किया, इन्होंने भी प्रौढ़ावस्था को शामिल नहीं किया। यहाँ पे इस अवस्था में 3 अवस्थाएं और 2 अवस्थाएं उपावस्थाएं थी, इसमें 3 अवस्थाएं और 4 उपावस्थाएं थी। इसमें जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों को एक माना, इसमें जबकि अलग अलग माना। यहाँ पे दंड और आज्ञाकारिता को महत्व दिया, इसमें दंड और पुरस्कार को महत्व दिया। इसमें जो है परिवार और समाज को हित में रख करके नैतिक विकास हुआ और इसमें व्यक्तिगत हित को देख करके नैतिक विकास हुआ। ये थे जो है ये इनके दोनों के बीच में अंतर, पियाजे और कोहलबर्ग के बीच में अंतर। चलिए अब यहां से हम समझेंगे, आगे यहां से समझेंगे अब इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ। इनका पियाजे का, इनका पियाजे नहीं कोहलबर्ग का क्रिटिसिज्म क्या हुआ, उनकी आलोचना कहां हुई, तो आलोचना के बारे में समझेंगे। चलिए आलोचना को समझेंगे। के सिद्धांत की आलोचना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना, आलोचना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आलोचना नंबर 1 की बात करेंगे। आलोचना नंबर 1 की बात करेंगे। आलोचना पहली क्या हुई? तो पहली हुई यहाँ पे, यहाँ पहले वाले को कहा गया कि मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर, मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर दो बातें करी गई। मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर की बात करी गई। मोरल थिंकिंग वर्सेस मोरल बिहेवियर, मोरल थिंकिंग वर्सेस मोरल बिहेवियर यानी नैतिक सोच, नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार। कहा इन्होंने कि इन्होंने नैतिक सोच पर तो विचार किया, यहां इन्होंने कहा कि नैतिक सोच को तो बताया, नैतिक सोच पर तो बात की कि नैतिक सोच ये होगा, ये होगा। बच्चे जो है वो सोशल सिस्टम को मानेंगे और वो अपनी नैतिक सोच का निर्माण कर लेंगे, नैतिक सोच का निर्माण कर लेंगे यानी सोशल थिंकिंग का निर्माण तो कर लेंगे, बट उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। अप्लाई कैसे कैसे करेंगे, अप्लाई किस रूप में करेंगे, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं करी। इसने जो है वाइगोस्की ने, सॉरी ये कोहलबर्ग ने अपने जब इन्होंने सिद्धांत का निर्माण किया तो सिद्धांत में कहा कि बच्चे मोरल डायलेमा के आधार पे, मोरल डायलेमा के आधार पे जो मोरल रीजनिंग करते हैं, नैतिक तर्कड़ा बनाते हैं, तो नैतिक तर्कड़ा के आधार पे वो अपना एक सोच का निर्माण कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तो हमको ये काम नहीं करना, अगर हमको पुरस्कार मिलेगा तो हमको ये काम करना है। ये अपनी नैतिक सोच का निर्माण तो कर लेते हैं, बट उस नैतिक सोच का निर्माण करने के बाद उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, अपने नैतिक व्यवहार में कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, वह उन्होंने नहीं बताया। उसके एग्जाम्पल कई सारे बताए, उसके एग्जाम्पल जो है यह बहुत सारी बताई गई कि बच्चे अपने नैतिक निर्माण तो कर लेते हैं। जैसे नैतिक निर्माण में
नैतिक निर्माण में कहा गया कि चोरी नहीं करना। नैतिक निर्माण क्या है, नैतिक सोच क्या है कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना। अब ये अपने में तो निर्माण तो कर लिया, उनके अंदर में भाव तो है, भाव तो है कि चोरी नहीं करना और भ्रष्टाचार नहीं करना, बट इसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं। जहां लाया, जहां मिला वहां चोरी कर ली, जहां मिला वहां भ्रष्टाचार कर लिया, जहां मिला वहां चोरी कर ली, जहां मिला वहां भ्रष्टाचार कर लिया। पहले तो कहेंगे कि सबके सामने कहेंगे चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शपथ खाएंगे, शपथ खाएंगे। जो नेता लोग हैं, नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग शपथ खाएंगे कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जियो का जो वो नहीं करेंगे। बट सामने जाकर के जब आया आया तो उसको नैतिक व्यवहार में जो है उन्होंने आकलन नहीं किया। अब इनको कैसे नैतिक व्यवहार में कैसे लेके जाना है, व्यवहार में कैसे लेके जाना है, इसकी चर्चा जो है, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं बताई कि उसके बाद क्या होता है। यानी नैतिक सोच तो बना ली, सोच बना ली, बट जब उसको अगर व्यवहार में नहीं लेके आए तो उसका क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, इस पर जो है उन्होंने नहीं बताया। तो इसीलिए यह नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार का जो है एक ये कॉन्सेप्ट जो है वह उभर के आया क्रिटिसिज्म के रूप में कि नैतिक सोच तो लोग बना लेते हैं, नैतिक सोच का निर्माण कर लेते हैं। जैसे नेता लोग हैं, नेता लोग आते हैं, आकर के कहते हैं कि हाँ आज ये काम करना है, ये काम करना, आज हमको वोट देना, तो मैं आज हमको वोट दे दो, कल जो है हम आपको वो आकर के यहाँ का रोड बनवा दूंगा, नल लगवा दूंगा, ये लगवा दूंगा, वो लगवा दूंगा। बट जैसे ही वो जीत जाते हैं, वैसे वो क्या करते हैं, वो कभी झांकने नहीं आते, कभी देखने तक नहीं आते। तो उनकी सोच तो बनाती है, सोच तो कह दिया, बट उसके आधार पे उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको नैतिक व्यवहार के रूप में लाते नहीं है, वो भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये दोनों के विचार में यह अंतर जो है होता है, ये दिखाई पड़ता है। तो एक हो गया नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, पहला। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा, जो दूसरा सोच है, जो दूसरा क्रिटिसिज्म है, उनका दूसरा क्रिटिसिज्म है कि नैतिक तर्कों का मूल्यांकन, नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। दूसरा है इनका क्रिटिसिज्म, नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। इन्होंने नैतिक तर्कों का मूल्यांकन नहीं किया, बना तो दिया, नैतिक तर्क तो हो गया, यानी वही जो मोरल रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग बना तो दिया, बट उसको कहां पे, किस रूप में उसको प्रयोग करना है, इसका मूल्यांकन करने का तरीका उन्होंने नहीं बताया। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के बारे में, यानी जो मोरल रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका इवोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई टूल के बारे में नहीं बताया। जैसे बच्चे के अंदर में कोई मोरल डायलेमा आया, कोई बच्चे के अंदर में मोरल डायलेमा आया, अब वो मोरल डायलेमा के आधार पर बच्चे ने क्या किया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के आधार पर उसने बना लिया कि भाई हमने ये कर लिया, अब कर लिया, अब उसका क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है। मान लीजिए एक बच्चा किसी सोशल सिस्टम को, किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करता है, किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बच्चा रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ सिग्नल है, इन सिग्नल को बच्चा तोड़ देता है, जाते जाते सिग्नल को तोड़ देता है, तो तोड़ देता है सिग्नल। ये अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्ट कर रहा है तो इस रिजेक्ट करने पर वह उसने किस संबंध में किया, क्या किया। अब ये ऐसे और कौन से चीजें हैं जिसको वह रिजेक्ट कर सकता है, व्यक्ति किसको किसको रिजेक्ट कर सकता है, उसके अंदर में कौन कौन सी भावनाएं आती हैं, और उस भावनाओं के बाद में क्या वह और बाद में करेगा या नहीं करेगा, वह वैसी एक्टिविटी वह बाद में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करेगा या बस उतने ही हिसाब में था। इसका कोई मूल्यांकन करने का तरीका उन्होंने नहीं बताया कि उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसके क्या हम ऑब्जर्वेशन करके करेंगे, या कोई रेटिंग स्केल है, या कोई क्वेश्चनर है, या हम उसका कैसे मूल्यांकन करने का तरीका क्या है। जो ये बच्चे ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया, व्यक्ति ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया, यह हम कैसे मान सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है वो हमेशा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानता ही था, हो सकता है हमेशा वह रिजेक्ट करता हो। तो इस चीज को मूल्यांकन करने का तरीका जो है उन्होंने नहीं बताया कि ऑब्जर्वेशन करके करेंगे या रेटिंग स्केल करके करेंगे, या फिर जो है हम कैसे वहां पे कोई टेस्ट वगैरह यूज करेंगे, वो तरीका उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे ही नैतिक तर्कों यानी मोरल रीजनिंग को, जो मोरल डायलेमास के बाद जो मोरल रीजनिंग बच्चा क्रिएट करता है, मोरल रीजनिंग बच्चा जो क्रिएट करता है, चाहे वो पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात करें, चाहे वह जो है वो टिट फॉर टैट की बात करें, चाहे वह सोशल सपोर्ट की बात करें, चाहे वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जितने भी स्टेज में, 6 स्टेजों में जो बच्चे के अंदर में मोरल डायलेमा आकर के वह मोरल रीजनिंग का निर्माण करता है, उस मोरल रीजनिंग का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं करी। तो ये जो है एक मूल्यांकन ये भी था। और बात है संस्कृति और नैतिक तर्क। कहा कि संस्कृति और नैतिक तर्क। अब यह कहा रहा है कि संस्कृति सबकी अलग अलग होती है, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, सब संस्कृतियों में एक ही जैसा नैतिक तर्क जो है वो अप्लाई नहीं होता है।
सभी संस्कृतियों में एक जैसा ही जो है वह नहीं होता। कई सारे आलोचकों ने कहा कि यहाँ पे संस्कृति जो है यहाँ की अलग है और कहीं अलग है। उन्होंने ऐसे 27 संस्कृतियों में, 27 संस्कृतियों में, पहले मैं ये मुद्दा लिख देता हूं, तीसरा वाला क्या, कि संस्कृति और नैतिक तर्क, संस्कृति और नैतिक तर्क ये दोनों मैच नहीं करते हैं। नैतिक तर्क मेल नहीं खाते हैं, मेल नहीं खाते हैं। एक जो है एक जो है आलोचना ये भी थी कि संस्कृति और नैतिक तर्क दोनों मेल नहीं खाते हैं। कहीं उन्होंने यह अध्ययन पाया कि यहाँ पे 27, उन्होंने बहुत सारे 27 मतलब ऐसे संस्कृतियों में, 27 ऐसे संस्कृतियों में, 27 संस्कृतियों में कुल 45 अध्ययन किए। 47 संस्कृतियों में कुल 45 अध्ययन किए। कुल 27 संस्कृतियों में 45 अध्ययन किए, यानी 45 अध्ययन किया। और उसमें पाया कि इसमें से जो है वह पहली चार अवस्थाएं तो सार्वभौमिक पाई गई, यानी एक अवस्था, दो अवस्था, तीन अवस्था, चार अवस्था, उसके बाद 5 और 6, यह जो पहली की चार अवस्थाएं, यानी वह कौन सी, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज, इसके जो है इस यहां तक तो बराबर पाया गया, बट बाकी के अवस्थाओं में यह जो है संस्कृतियों में इसका सबका मेल नहीं पाया गया। उसमें ये चीजें नहीं देखने को मिली। यानी यहाँ पे इस वाली अवस्था में ये गुण तो 45 स्टडी में इन 27 संस्कृतियों में इसके गुण तो पाए गए। यानी बच्चा दंड पुरस्कार का प्रयोग करता है, वह जो है वो सोशल सपोर्ट को मानता है, वह जो है टिट फॉर टैक, गिव एंड टेक का इस्तेमाल करता है। बट वहीं पे जो अगली वाली अवस्था थी पोस्ट कन्वेंशनल की जिस संस्कृतियों में उसका तर्क जो है वो मैच नहीं खाता था, ये जो है इसलिए इन्होंने कहा कि सभी संस्कृतियों में यह जो इनका छो नियम है, यह छो नियम जो छो चरण बताए वह अप्लाई नहीं होता। तो सभी संस्कृतियों के लिए कहें कि एक समान चरण प्रयोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सभी संस्कृतियों के सपोर्ट, जो वहां के सपोर्ट है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट और जो वहां पे बच्चे को यूनिवर्सल जो चीज है, वह यूनिवर्सल चीज हो सकता है कि डिफर हो। तो ये डिफर होने का कारण उन्होंने इसमें डिफाइन नहीं किया। ऐसे कुछ आलोचकों ने इसकी भी आलोचना की कि संस्कृति है और नैतिक तर्क है, ये मैच नहीं खाते हैं, कुछ मामलों में मैच नहीं खाते, तो इसकी भी इन्होंने आलोचना करी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जेंडर का इन्होंने जो है अपने स्टडी में अध्ययन नहीं किया, मतलब जेंडर को इन्होंने बायस किया, जेंडर को इन्होंने शामिल नहीं किया। जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण, यहाँ पे चौथा वाला है जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण, यह लिया उन्होंने। अब जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण क्या लिया, तो जेंडर और में उन्होंने किसने, कोहलबर्ग ने जो भी स्टडी की, कोहलबर्ग ने जितनी भी स्टडी की, उन सारे स्टडी में, कोहलबर्ग चूंकि खुद पुरुष थे, तो उन्होंने अपनी स्टडी में सारे मेल्स को लिया। सभी मेल्स को लेने की वजह से इन्होंने फीमेल को क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने फीमेल को नहीं लिया, फीमेल को अंडर एस्टिमेट किया, फीमेल को तो लिया ही नहीं, फीमेल को नहीं लिया। अब उसी फीमेल को नहीं लिया, तो वहीं पे एक जो है एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था कैरोल गिलिगन कहते हैं, उन्होंने कैरोल गिलिगन ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। कैरोल गिलिगन ने कहा, नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, कैरोल गिलिगन ने अपने एक अध्ययन में, इन्होंने खुद ने अध्ययन किया। अब वो जब स्टडी किए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया, इन्होंने पुरुषों को शामिल किया, साथ में महिलाओं को भी शामिल किया, पुरुषों को भी शामिल किया और महिलाओं को भी शामिल किया। वो इसलिए किया क्योंकि इन्होंने कोहलबर्ग ने अपनी स्टडी में, वो पुरुष थे, तो उन्होंने खाली मात्र पुरुषों को ही शामिल किया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। तो ये कहते हैं कि कैरोल गिलिगन जी कहते हैं कि हम महिलाओं को भी शामिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो उसकी आलोचना करते हैं, आलोचना करने पर वो आलोचना इस तथ्य पे कहते हैं कि जेंडर को उन्होंने शामिल नहीं किया, यानी फीमेल कैंडिडेट को, फीमेल लोगों को नहीं किया, फीमेल को भी करना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी स्टडी में, कैरोल गिलिगन ने अपनी स्टडी में, उन्होंने 6 से लेकर 18 साल की महिलाओं को, 6 से लेकर के 18 साल की फीमेल को उन्होंने अपनी स्टडी में शामिल किया। 6 से लेकर 18 साल की फीमेल को उन्होंने अपने में शामिल किया और वहां पे देखा कि इनके नैतिक दुविधा के आधार पर वो निर्णय ले पाती है। यह इन्होंने कहा जैसे ये लोग निर्णय ले पाते थे,
जैसे ये लोग नैतिक दुविधा के आधार पर निर्णय ले पाते थे, यानी मोरल डायलेमास में वह मोरल रीजनिंग कर पा रहे थे, और पुरुष लोग मोरल रीजनिंग कर पा रहे थे, वैसे ये भी मोरल रीजनिंग कर पा रहे थे। बट उसमें भी एक ड्रॉबैक आया, वो ये कहते हैं, गिलिगन कहते हैं कि बट उसमें इन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाएं, इसमें कहा कि ज्यादातर महिलाएं, ज्यादातर फीमेल क्या थी, वह केयर पर्सपेक्टिव थी, केयर पर्सपेक्टिव। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको कहा गया कि यह देखभाल का दृष्टिकोण भी इसको कहा गया। देखभाल का दृष्टिकोण क्यों कहा गया, एक तो जेंडर के रूप में कहा गया कि जेंडर को जो है बात कहते हैं, जेंडर क्या है वह इन्होंने कोहलबर्ग ने जेंडर शामिल नहीं किया। दूसरी बात, ये इन्होंने जो अपनी स्टडी करी, उस स्टडी में 6 से 18 साल की महिलाओं को शामिल किया। महिलाओं को शामिल करने के बाद वह यह कहते थे कि महिलाएं जो है वह जैसे मेल की तरह महिलाएं भी कर पा रही हैं, तो महिलाओं में एक चीज जो है कॉमन देखने को मिला कि महिलाएं ज्यादा वह केयर पर्सपेक्टिव होती है, यानी उनका जो निर्णय लेती है, वह जो उनका सोचने का तरीका होता है, केयर का। केयर मतलब ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पिताजी, ये मेरा भाई, तो अपने भाई, अपनी बहन, अपने लोगों को केयर करने के लिए उस दृष्टिकोण से जो है ये महिलाएं अपना निर्णय लेती थी। अपना जो लॉजिकल, जो उनका मोरल रीजनिंग है, मोरल जो रीजनिंग है वो उस हिसाब से होता था। कैसे, केयर पर्सपेक्टिव के आधार पे वह दूसरे क्या होती थी, वह केयर को ज्यादा ध्यान में रखती थी, इसलिए वो उस हिसाब से निर्णय ले पाती थी। ये, और इसके बाद इनकी भी, कैरोल गिलिगन की बहुत सारी आलोचना हुई। इनको भी बहुत सारे लोगों ने माना नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जो है दोनों मानते हैं, तो इनकी भी आलोचना आगे जाकर की हुई। तो चलिए, एक हो गया ये कि जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण, जिसको कैरोल गिलिगन जी इसको रिजेक्ट करते हैं, उसको जो है बताते हैं, उसको अपनी स्टडी का वो हवाला देते हैं। वही बात करते हैं, एक और जो है वो पर्सपेक्टिव, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक और पर्सपेक्टिव है जिसको कहा जाता है, पांचवा पर्सपेक्टिव लेते हैं, यहां पे लेते हैं परिवार और नैतिक विकास। परिवार और नैतिक विकास, एक ये भी है, यानी इस आधार पे भी जो है बहुत सारी आलोचना हुई इस कोहलबर्ग के सिद्धांत की। इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने फैमिली के इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया। इन्होंने जो है, ये कोहलबर्ग जी कहते हैं कि फैमिली के इन्फ्लुएंस को, जो मतलब फैमिली का जो प्रभाव पड़ता है, उसको इन्होंने इग्नोर किया कि फैमिली में जैसे लोग होते हैं, वैसा ही बच्चे के अंदर में नैतिकता का प्रभाव होता है। तो ये नहीं कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बच्चे वहां से अपना खुद ही देख करके अपना वह डेवलप कर लेते हैं। उन पर जो है बाहर का जो है उसके दोस्तों को, उसके मित्रों का उसको प्रभाव पड़ता है, फैमिली का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस जो इन्होंने इग्नोर किया, कि फैमिली पे जो लोग होते हैं उसका कोई असर नहीं होता, बच्चा वहां से जो कुछ, बाकी तो जब बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, फैमिली बच्चा कब रहता है, इनकी स्टडी का मेन कारण क्या था, इन्होंने किया क्या था, इसका जो मेन कारण है, रीजन जो है वो मैं बताऊं आपको। इन्होंने क्या किया, 4 साल से ऊपर के बच्चों को उन्होंने लिया। 4 से लेकर के इन्होंने 10 वर्ष की पहली अवस्था ली, फिर 10 से लेकर के 13 वर्ष की दूसरी अवस्था ली, 13 वर्ष से लेकर के ऊपर की बात इन्होंने ली, 13 वर्ष के बाद की यहाँ ली। अब यानी जो बच्चे छोटे होते हैं, जो बच्चे घर में रहते हैं, उन्होंने उसको तो स्टडी में शामिल नहीं किया। जब उसको स्टडी में शामिल नहीं किया, तो परिवार को इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। परिवार में क्या, कैसे मोरल डेवलपमेंट होता है, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, उसको इन्होंने इग्नोर किया। परिवार के इन्फ्लुएंस को उन्होंने इग्नोर किया, और सीधे क्या मानते हैं, बच्चा तब तक तो खेल में चला जाता है, अपने मित्रों के साथ में चला जाता है। तो खेल में बच्चा कैसे कैसे अपने मोरल को डेवलपमेंट होता है, वो चीज उन्होंने शामिल करी। तो ऐसे ये परिवार के आधार पे बच्चों का क्या मोरल डेवलपमेंट होता है, उसको इन्होंने इग्नोर किया। तो इसकी भी आलोचना इनके सिद्धांत में हुई। और क्या सिद्धांत में हुई, इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पे वहां पे बीड़ी लोग पिया जा रहा है, या वहां पे जो है वो ड्रिंक किया जा रहा है, या वहां पे जो है वो कुछ भी ऐसा जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, वो उस ऐसे वातावरण में अनैतिक कार्य हो रहा है, उस वातावरण में जो अनैतिक कार्य का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, जिसका कि अपनी स्टडी में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। कि जहां सकारात्मक वातावरण है और जहां नकारात्मक वातावरण है, इस सकारात्मक वातावरण का बच्चे के अंदर में वो इसके नैतिक विकास में कैसा असर होगा, वो कैसे डायलेमा में आएगा, और उस डायलेमा में आने के बाद बच्चे को कैसा, उस डायलेमा का रीजनिंग कैसे करेगा, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो सब जो एक अगला वाला जो इनका सिद्धांत, मतलब क्रिटिसिज्म इनका हुआ, वो क्रिटिसिज्म इस बात पर हुआ कि इन्होंने जो है वो कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने इग्नोर किया। जो परिवार, जो परिदृश्य को नजरअंदाज किया, परिदृश्य को इन्होंने नजरअंदाज किया।
एक क्रिटिसिज्म इनका यह भी हुआ कि इन्होंने जो परिदृश्य में था, इनकी स्टडी में कहीं जिक्र नहीं हुआ कि इस परिदृश्य में बच्चा रहेगा तो इस परिदृश्य के आधार पर इस पर ऐसा असर होगा, उस परिदृश्य में रहेगा तो उस पर ऐसा असर होगा, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। वहीं जो अगला वाला था, इन्होंने जो यंग चिल्ड्रेन, मैंने यहाँ बताया ना, इसके पहले वाले यानी 0 से लेकर 4 वाले बच्चे, 0 से लेकर के 4 वाले बच्चों को इन्होंने शामिल नहीं किया। 0 से 4 वाले बच्चे जो यंग चिल्ड्रेन है, वो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इन्होंने अपने स्टडी में शामिल नहीं किया। छोटे बच्चों को अपनी स्टडी में इन्होंने नहीं शामिल किया कि छोटे बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है। ये कहते थे कि छोटे बच्चों में ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। ये कहते हैं इनकी स्टडी के अनुसार बच्चे 0 से 4 साल वाले बच्चे ना तो नैतिक होते ना तो अनैतिक होते, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चे जो है वह छोटे बच्चे भी बड़ा काम कर जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ा काम कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि छोटे बच्चों ने बड़ा काम कर दिया है और छोटे बच्चे जो है सब जान बचा लिए हैं बहुत सारी जगहों पे। मतलब वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, बहुत सारे लोगों का उसने देखा कि हाँ ये जान बचाने के लिए है, जिसको उसने जान बचा लिया, उसको खींच लिया। तो ऐसे जो है असर यह भी देखने को मिला कि छोटे बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। क्योंकि क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था, बहुत सारे थियरी में सिद्धांत में हमने पढ़ा कि स्टडी जो है वह आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, यानी उसके कुछ विकास जो है आगे पीछे दोनों के हिसाब से चलते रहते हैं। तो आगे की तरफ तो बढ़ती है बट उसके कुछ पीछे भी आते हैं, स्पाइरल के रूप में आते हैं। स्पाइरल के रूप में वैसे गुण उसके यहाँ भी आते हैं। यानी नैतिकता का विकास तीसरी अवस्था से, तीसरे साल से भी, 2.5 साल से भी वहां से हो सकता है। तो वो मोरल विकास उसमें कैसे हुआ इसकी चर्चा उन्होंने नहीं करी, यानी यंग चिल्ड्रेन को इन्होंने शामिल अपनी स्टडी में नहीं किया। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, छोटे बच्चों को इन्होंने नजरअंदाज किया। वहीं और क्या, तो इन्होंने कहा यह बिल्कुल एक बात इन्होंने और कही, डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इन्होंने डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की भी बात करी। डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात करी। इसमें क्या कहा इन्होंने, ये कहते हैं इस डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में कि सपोज करिए, डोमेन का मतलब क्या, कोई पक्ष मतलब क्या, यहाँ पे हम यही से चर्चा कर लेते हैं इसी जगह पे। मान लीजिए यहाँ पे इस डोमेन में कोई एक टीचर है, वो टीचर है, मान लीजिए टीचर की बात कर लेते हैं, शिक्षक की बात, हम यहाँ पे एक शिक्षक की बात कर लेते हैं। अभी हम शिक्षक के प्रोफेशन में, तो शिक्षक का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षक यहाँ पे है, एक शिक्षक यहाँ पे, एक शिक्षक यहाँ पे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वाला शिक्षक जो है, ये वाला शिक्षक है, ये है 50 सालों का, 50 ईयर्स का, 50 ईयर्स का है। तो 50 ईयर्स का है तो इस 50 ईयर्स वाले के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और ये ज्यादा जो है वो सपोर्ट कर सकता है। यानी डोमेन स्पेसिफिक, ये टीचर है तो टीचर 50 साल का है तो ये क्या है, ये ज्यादा दे सकता है। तो ये जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर एक टीचर आया हुआ है, उसने खाली 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला टीचर भी यहाँ पे जान ज्यादा दे सकता है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कह रहे हैं कि 50 साल ईयर जो एज अगर बढ़ेगी तो उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी, एज बढ़ेगी तो मेच्योरिटी आएगी, जबकि नहीं, एज बढ़ने 50 साल का जो व्यक्ति है, अगर उसको टीचिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो बेहतर तरीके से टीच नहीं कर सकता है। जबकि कौन कर सकता है, जो ट्रेंड होगा और वो ट्रेन होकर के, यानी डोमेन स्पेसिफिक होगा। डोमेन स्पेसिफिक मतलब क्या, खाली उसी के लिए, उसी चीज को पढ़ाने के लिए, मान लीजिए मैथ को पढ़ाने के लिए, डोमेन स्पेसिफिक मैथ को पढ़ाने के लिए। अब एक टीचर है, वो साइंस का टीचर है या वो आर्ट का टीचर है। साइंस का टीचर, आर्ट का टीचर मैथ को थोड़ी बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। साइंस का टीचर और हिंदी का टीचर या दूसरे टीचर वो मैथ को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, इसको इन्होंने अपनी स्टडी में नजरअंदाज किया कि जो बच्चा मेच्योर हो जाता है, वो कहते हैं लास्ट वाली स्टडी में कहते हैं वो यूनिवर्सल हो जाता है और मेच्योर हो जाता है। तो जबकि मेच्योर होने का कारण क्या है, मेच्योर होने का कारण कि वो डोमेन स्पेसिफिक को इन्होंने क्या किया, डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को इन्होंने नजरअंदाज किया कि एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में बच्चा अपना मोरल डेवलपमेंट कैसे करता है, इसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया। तो ये चीज जो है यह भी हमको देखनी है कि डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो है वो भी वो देखते हैं। और क्या देखते हैं, एक जो सबसे लास्ट वाली बात है वो भी यहाँ पे है कि बच्चे की जो छोटी स्किल्स है, जो छोटे छोटे कौशल हैं, जो छोटे नैतिक विकास है, छोटे नैतिक विकास को इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया, छोटे नैतिक विकास को इन्होंने शामिल अपनी स्टडी में नहीं किया। छोटे जो कि लोग कहते हैं ना, छोटी मगर मोटी बातें,
तो छोटी बातें जो थी, जिसको कि इन्होंने खाली मोटी मोटी बातें करी, मोटी मोटी बातें क्या करी कि गिव एंड टेक का फॉर्मूला, सोशल सपोर्ट का फॉर्मूला, और जो है वो ईगो का फॉर्मूला, ये इन्होंने ये फॉर्मूला, ये सारे नैतिक विकास में बड़ा बड़ा फॉर्मूला। बट इसमें जो छोटी छोटी बातें थी कि ये चोरी, बच्चा चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ब्रश डेली करना है, और ब्रश डेली करना है, खाना डेली खाना है, और अपने हाथ पैर को बराबर धोना है, और लोगों का आदर करना है। ये छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल छोटी छोटी, जो हमारे मोरल स्टोरीज में मिलती है, तो छोटी छोटी बातें मोरल स्टोरीज में मिलती है, उसको इनकी स्टडी में बिल्कुल नजारा था, इनकी स्टडी में यह चीज देखने को नहीं मिली। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नैतिक बातें, नैतिक बातें नजरअंदाज थी, नजरअंदाज थी। तो ऐसे जो है ये इनके स्टडी थे। बट मैंने पिछली बार में मैंने कहा पियाजे की जब मैं बात कर रहा था, जब मैं वाइगोत्स्की की बात कर रहा था, उसमें मैंने बताया कि इन लोगों ने इतनी बातें छोड़ी हुई हैं, बट इन्होंने जो चीज दिया मैंने अभी आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इतनी सारी बताए। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को हमको ध्यान करना है, इन्होंने नजरअंदाज किया। तो आगे की स्टडी पे अगर आपको लगता है कि हम इस प्रकार की स्टडी कर सकते हैं, तो इनकी जो छुटी हुई बातें हैं, इन्होंने जो छोड़ा हुआ बातें, इन बातों को लेकर के कोई दूसरी स्टडी पे कर सकता है। तो इनमें से ये चीज इनकी रह गई थी, इनकी स्टडी में ये रह गई थी। ये स्टडी की वजह से अगर ये सारी भी बातें अगर स्टडी में रहती, तो इनका स्टडी जो मोरल डेवलपमेंट की स्टडी है, और लोगों को बेनिफिट होती थी, एजुकेशन में इसका काम और होता था। तो ऐसे ही ये चीजें जो है वो रह गई थी। कभी कभी इन पर भी प्रश्न आता है कि आप जो है वो ध्यान करें। चलिए, तो यहां तक जो है वो हो गया हमारी बातें। हमने यहाँ पे जो है आलोचना भी इनकी समझा दी आपको, इनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी बता दिया, और इनका शिक्षा में क्या उपयोग है, और मतलब इन पियाजे में क्या ने क्या कहा, और जो है इन्होंने क्या कहा, दोनों का अंतर भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, यहाँ तक जो है वो हमारा आज का जो इनका पोहल वर्ग का सिद्धांत था वो खत्म होता है। चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। कुछ प्रश्न लेने के बाद उन्होंने कुछ टॉपिक पूछे हुए, तो टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, तो कुछ प्रश्न ले लेते हैं।